Hi guys, welcome back to my channel. Myself Prashant Rajput, and in this video we're going to discuss about the NMR spectroscopy. So guys, before starting with the NMR spectroscopy, let's just start discuss the spectroscopy. What is spectroscopy and why we use spectroscopy? Yeah. So guys, as you already know, in spectroscopy we study the how electromagnetic radiation absorbed or reflected by a matter. Or in a simpler way, I can say we study the interaction of electromagnetic radiation with matter. Yeah, and we already know that how electromagnetic radiation interact with matter. फॉर द लेट सपोज कि ये हमारा कोई मैटर है, अननोन मैटर, और मेरे को इसकी स्टडी करनी है, तो क्या करूंगा सबसे पहले मैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को करूंगा, इस पे इंसिडेंट कराऊंगा, फिर वो रेडिएशन क्या करेगी, इसके साथ इंटरेक्ट करेगी और फिर होगी वो ट्रांसमिट। तो वो जो मेरी रेडिएशन ट्रांसमिट होगी, मैं उसको इंटरप्रेट करूंगा, उसकी स्टडी करूंगा, उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरा मैटर है वो क्या है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, क्या कौन कौन सा एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिक मेरा रोल किसका है कि मेरी जो रेडिएशन आ रही है और मेरी जो रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है वो एक ही रेडिएशन है ना, तो मैं उस रेडिएशन के बारे में ही स्टडी करने वाला हूँ। वो रेडिएशन क्या है, मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आता है कि वाई वी यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग ये नॉन कंपाउंड और हम इसके स्ट्रक्चर और एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट जो है इसके अंदर, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे अभी, है ना, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है हम लोग किसी भी कंपाउंड का, और क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में उसका स्ट्रक्चर पता कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो पता कर सकता हूँ, या और आई कैन आल्सो स्टडी द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट ऑन बेसिस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। या तो इस फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, तीनों में बहुत बड़ा रोल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और हमारी जितनी भी टेक्निक्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, आईआर हो गई, यूवी हो गई, एनएमआर हो गई, एक्सरे हो गई, सबके डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, और वो किस बेसिस पे आया, वो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेसिस पे आया। जैसे मैं बात करूं यूवी की, तो यूवी में क्या होता था, यूवी के बेसिस पे मैं प्योरिटी बता सकता हूँ किसी भी कंपाउंड की, कि वो कंपाउंड कितना प्योर है। और आई कैन से कंजुगेशन, कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, वो बता सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं आईआर की, तो आईआर मुझे बताता है कि फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो किस बेसिस पे बताता हूं मैं, आईआर के बेसिस पे। या एक्सरे मुझे बताता है क्रिस्टलोग्राफी उसकी स्ट्रक्चर की। या तो ये सब टेक्निक जो है वो किस पे बेसिस है, उसके एएमआर की वैल्यू के बेसिस पे ये सब जो मेरी टेक्निक्स है वो डिटरमाइन करती है प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो मैं बात कर रहा था वो क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही मैं क्या कर रहा हूं, यही मेरी इंसिडेंट भी होती है किस पे, मैटर पे, यही मेरी ट्रांसमिट भी होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, मैटर पे ये इंसिडेंट होती है, फिर क्या होती है, ट्रांसमिट। और यहां पे क्या होता है इसका, यहां पे ये करती है किससे, इंट्रैक्शन करती है। क्या करती है, इंट्रैक्शन। तो पहले क्या होता है, मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस पे, मैटर पे इंसिडेंट होती है, फिर वो इंटरेक्ट करती है, फिर वो ट्रांसमिट होती है। तो जो मेरी ट्रांसमिटेड लाइट है इसी को मैं इंटरप्रिटेट करता हूं, और इंटरप्रेट करके मैं स्टडी करता हूं कि ये जो मेरा कंपाउंड है जिससे मैंने ये ट्रांसमिट हुई है, ये क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो स्टडी करता हूं मैं। ठीक है, तो अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सोर्स है ना वो है सन। क्या है वो, सन। तो इस सन से क्या बात है, सन से क्या निकलता है, लाइट निकलती है। तो मैं कह सकता हूं वो जो मेरी लाइट है ना, वो मेरी लाइट ही क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। उस लाइट को ही मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सन जो मेरा रेज देता है वो मेरी क्या होती है, इनको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहता हूं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही रोल है किसमें, पूरी ओवरऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो होता क्या है, जो लाइट निकलती है सन से, वो किसकी डिफरेंट पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। किसकी फॉर्म में निकलती है, पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में निकलती है, पैकेट ऑफ एनर्जी, या जिसको मैं क्या कहता हूं, क्वांटा, जिसको मैं क्या कहता हूं, क्वांटा। तो मैं कह सकता हूं सन से जो लाइट निकलती है वो क्या है, वो क्वांटा की फॉर्म में निकलती है। वो किसी फॉर्म में निकलती है, क्वांटा की फॉर्म में निकलती है। तो डिफरेंट क्वांटा जो अपने डिफरेंट एनर्जी से ट्रेवल करते हैं किसमें, स्पेस में। ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जी से ट्रेवल करेंगे तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी।
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ से ट्रेवल करती है स्पेस में, ठीक है। तो ये जब मैं इन डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं, ठीक है। हायर एनर्जी वाली मेरी गामा रेज हो जाती है और सबसे लोअर एनर्जी वाली में रेडियो वेव्स हो जाती है। तो वो सब इन सबको उठा के मैं किस में स्टडी करता हूं, स्पेक्ट्रम में स्टडी करता हूं। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम में स्टडी करता हूं। क्या होता है स्पेक्ट्रम के अंदर? क्या होता है स्पेक्ट्रम के अंदर? सबसे पहले आता है मेरा गामा रेज, सबसे पहले आता है मेरा गामा रेज, फिर आती है मेरी एक्स रेज, या फिर आता है मेरा यूवी विजिबल, फिर आती है मेरी माइक्रोवेव रेज, फिर आती है मेरी रेडियो वेव्स, ठीक है। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो ये मेरा क्या हो गया? पूरा ओवरऑल स्पेक्ट्रम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ये क्या हो गया? मेरा EMR स्पेक्ट्रम हो गया। क्या हो गया? EMR स्पेक्ट्रम। और इस EMR स्पेक्ट्रम में ये सारी रेडिएशन किस बेसिस पे होती है? इनकी एनर्जी की बेसिस पे होती है। अगर मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स गामा रेज की जो एनर्जी होती है सबसे ज्यादा होती है। और एनर्जी किस बेस पे निकालता हूं मैं? HC है ना, H म्यू। एनर्जी क्या होती है? H म्यू, या और म्यू क्या होता है मेरा? C बाय लैम्डा। तो ये HC बाय लैम्डा। तो एनर्जी की क्या इक्वेशन होती है? एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। H मेरा यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट हो गया, C मेरा स्पीड ऑफ लाइट होगी जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, और ये मेरी वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो मैं इस बेस पे ये बता सकता हूं जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो यहां पे क्या बता रहा हूं मैं कि लेफ्ट टू राइट आने में मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मेरी एनर्जी बढ़ रही है। दैट मीन्स गामा रेज की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, और इसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो मैं ऐसे यहां से यहां जाऊंगा तो इन सबकी वेवलेंथ क्या होती रहेगी? यहां से यहां तक जाऊंगा तो इनकी वेवलेंथ कैसी रहेगी? वेवलेंथ बढ़ती रहेगी। तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, अगर मैं यहां से पूछूं तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट जाने में क्या हो रहा है? मेरी वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट आने पे मेरी एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर हो गई चीजें? तो क्या होता है जब मुझे पता चलता है कि स्पेक्ट्रम से गामा रेज की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है, गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा होगा गामा रेज किस में काम आती है? गामा रेज किस में आती है? बॉन्ड ब्रेकिंग में काम आती है। गामा रेज किस में आती है? बॉन्ड ब्रेकिंग। गामा रेज की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मैं क्या स्टडी करता हूं? बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए मैं इसी को यूज करता हूं, गामा रेज और एक्स रे। इन दोनों की क्या है? इन दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए मैं गामा रेज और एक्स रेज को यूज करता हूं, ठीक है। फिर बात आती है यूवी विजिबल की। यूवी विजिबल की बात आती है, मिस कर रहा हूं मैं, IR मिस कर रहा हूं यहां पे। यूवी विजिबल के बाद यहां पे आएगा IR और यहां आएगा माइक्रोवेव, ठीक है। हाँ, ये स्पेक्ट्रम होगा ना, इसको चेक कर लेना, यहां पे IR भी होगा। तो यूवी विजिबल में क्या है? जब मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं क्या हो रहा है? मेरी एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, तो इसकी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, गामा रेज एक्स रेज की वैल्यू की एनर्जी ज्यादा है, जिसकी बेसिस पे वो क्या करते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज आते हैं। अब जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैं किस पे आ गया? यूवी विजिबल पे आ गया। तो यूवी विजिबल पे इसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी की वैल्यू कम होने की वजह से क्या होगा? अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग तो कर नहीं पाएगा, इसके पास इतनी एनर्जी तो है नहीं कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग कर पाए, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू किससे? इन दोनों से कम है। तो इसकी वैल्यू कम होने की वजह से हम यूवी विजिबल में क्या पढ़ते हैं? यूवी विजिबल में मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ता हूं, ठीक है। और जैसे अगर मैं नीचे जाऊंगा यूवी विजिबल से IR पे, IR की एनर्जी और कम हो गई है, ठीक है। तो IR के केस में ना तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो पाएगी, ना ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो पाएगी। तो IR के केस में क्या होगा? IR के केस में क्या होगा? IR के केस में मैं वाइब्रेशन पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? वाइब्रेशन, बॉन्ड वाइब्रेशन, बॉन्ड में वाइब्रेशनल स्टडी, ठीक है। इलैंगुएशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वो स्टडी करता हूं मैं IR के बेसिस पे।
ठीक है। अब मैं IR से नीचे जाऊं, IR से नीचे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की एनर्जी और कम हो गई है। इसका मतलब है कि अब ना तो ये बॉन्ड ब्रेक कर पाएगा, ना ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो कर पाएगा, ना ही ये वाइब्रेशन कर पाएगा। तो ये क्या कर पाएगा, ये करता है मेरा माइक्रोवेव बॉन्ड रोटेशन। माइक्रोवेव में मैं बॉन्ड रोटेशन स्टडी करता हूं, ठीक है। माइक्रोवेव में मैं बॉन्ड रोटेशन स्टडी करता हूं। अब इसके बाद आता है ना रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव की क्या है, सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव की। क्या होती है, सब रेडियो वेव की सबसे कम एनर्जी होती है। और रेडियो वेव में ही मैं क्या स्टडी करता हूं, रेडियो वेव में मैं न्यूक्लियर स्पिन स्टडी करता हूं। क्या स्टडी करता हूं, न्यूक्लियर स्पिन, दैट मीन्स एनएमआर, दैट मीन्स एनएमआर, है ना। एनएमआर में किसे पढ़ता हूं, रेडियो वेव। मतलब कि एनएमआर के अंदर जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होती है वो होती है मेरी रेडियो वेव। मैं रेडियो वेव EMR यूज करता हूं किसमें, एनएमआर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। तो मुझसे इस चीज से एक चीज क्लियर होगी कि एनएमआर के अंदर मैं कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करता हूं, रेडियो वेव, ठीक है। तो एनएमआर के अंदर मैं रेडियो वेव यूज करता हूं, ठीक है। एक चीज क्लियर होगी कौन सी, कि रेडियो वेव यूज होने वाली है एनएमआर के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनएमआर। एनएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है कि N रिप्रेजेंट न्यूक्लियर, M रिप्रेजेंट मैग्नेटिक एंड R रिप्रेजेंट रेजोनेंस। दैट मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैं कहता हूं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसके नाम से समझ पा रहा हूं कि न्यूक्लियर का मतलब है कि यहां पे न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट है, या न्यूक्लियर का मतलब है कि यहां पे न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट है। मैग्नेट का मतलब है, मैग्नेटिक का मतलब है कि यहां पे मैग्नेट का भी बहुत बड़ा रोल है, या न्यूक्लियस का रोल होने वाला है और मैग्नेट का रोल होने वाला है। और फिर आता है रेजोनेंस, ठीक है। और ये रेजोनेंस क्या, रेजोनेंस में ऑर्गेनिक से डिफरेंट है। इस रेजोनेंस को मैं कहता हूं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी स्टडी करता हूं उसमें, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस और मैग्नेट की बात करने के लिए, तो अगर मैं बेसिक फॉर्म में बात करूं तो यहां पे मैं एक एटम का यूज करने वाला हूं, ठीक है। किसका, एटम का। तो कोई से भी एटम ले सकता हूं मैं, हाइड्रोजन एटम ले लूं या कार्बन एटम ले लूं। तो सबसे छोटे से बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। हाइड्रोजन एटम, एटम में क्या होता है गाइस, एटम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। एटम में एक न्यूक्लियस होगा, फिर क्या होगा, एक ऑर्बिट होगा, उसका न्यूक्लियस होगा, एक ऑर्बिट होगा, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में मेरा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और ऑर्बिट में क्या होते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल मैं यहां पे कह सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मूव कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट रहता है, ये ऑर्बिट फिक्स रहता है, इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहती है। ऐसे ही मेरे फर्दर ऑर्बिट होते हैं जिनकी भी उन सब की एनर्जी फिक्स रहती है। फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं मेरे क्या, इलेक्ट्रॉन, या एंड वी ऑलरेडी नो कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, वो एक तो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है ना। एक क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, और एक क्या है, इसमें अपने एक्सिस में रोटेशन शो कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एक तो ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा है, वो ऑर्बिटल मोशन शो करेगा एक तो वो, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, वो एक्सिस रोटेशन शो करेगा, मतलब अपने एक्सिस पे भी वो स्पिन करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, एक्सिस पे भी ऑर्बिटल रोटेशन भी होगी, क्या होगा, और स्पिन रोटेशन भी होगा ऑन देयर एक्सिस, ठीक है, ऑन देयर पर्टिकुलर एक्सिस। तो ऐसे क्या होता है गाइस, जब मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं, न्यूक्लियस भी क्या है मेरा, न्यूक्लियस भी मेरा चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है मेरे, दोनों क्या है, चार्ज पार्टिकल है। और अकॉर्डिंग टू पॉली अगर मैं बात करूं तो पॉली ने अपने थ्योरी में बताया था कि जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपने एक्सिस पे, वैसे ही मेरा न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, मतलब जो मेरा न्यूक्लियस है वो भी क्या शो करता है, वो भी
स्पिनिंग प्रॉपर्टी शो करता है, वो भी स्पिनिंग प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले किसने बताया था ये? सबसे पहले पॉली ने बताया था कि मेरा जो न्यूक्लियस है वो भी अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, या तो इस स्पिन की वजह से ही क्या होता है, मुझे पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मे बी यू गाइस आर फैमिलियर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर ऑफ फिजिक्स, मे बी इन 11th or 12th समथिंग। तो देयर वी हैव स्टडीड दैट स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, या जो भी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जैसे कि यहां पे क्या हो गया, एक चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन की वजह से, और ये स्पिन भी करता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल भी है और ये स्पिन भी करेगा, दैट मीन्स ये मैग्नेटिक मूवमेंट भी शो करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि चार्ज पार्टिकल जो है मेरा न्यूक्लियस, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, है ना। होता क्या है गाइस कि फिजिक्स में पढ़ा होगा मैंने कि मेरे पास कोई कॉपर वायर है, ये मेरे पास कोई कॉपर वायर है और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। तो इसमें क्या करंट फ्लो करेगा, करंट कहां से फ्लो करता है, ये मेरी बैटरी है, करंट मेरा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो जब मेरा करंट फ्लो करता है, करंट के साथ साथ क्या होती है, करंट भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। करंट के साथ साथ भी यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड मैं किससे निकालता हूं, वो मैं राइट हैंड थंब रूल से निकालता हूं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में मेरी क्या जाती है, करंट की डायरेक्शन में मेरी फिंगर जाती है, करंट की डायरेक्शन में मेरी फिंगर जाती है, और ये मेरा थंब बताता है कि कहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मेरा नॉर्थ पोल कहां बनेगा। तो अगर मैं यूं बात कर रहा हूं तो मेरा नॉर्थ पोल बनेगा ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और मेरे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट ट्रेवल करते हैं, ठीक है। करंट मेरा प्लस टू नेगेटिव ट्रेवल करता है, और मेरा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, मेरे चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन भी मेरा चार्ज पार्टिकल, उसकी वजह से ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा न्यूक्लियस भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा एटम है, वो एटम मेरा क्या है, मेरा जो हाइड्रोजन एटम है वो एज अ मैग्नेट भी बिहेव कर सकता है, एज अ मैग्नेट भी बिहेव कर सकता है, मेरा कोई एटम जो है वो एज अ मैग्नेट भी बिहेव करेगा। तो एनओआर के अंदर मैं इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की ही बात करने वाला हूं, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस, तो मैं उस न्यूक्लियस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करने वाला हूं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन कहां होता है, मेरा प्रोटॉन होता है मेरा न्यूक्लियस में, दैट मीन्स मैं इस प्रोटॉन की स्टडी करने वाला हूं, उसके अंदर किसकी स्टडी करने वाला हूं, इस प्रोटॉन की, क्योंकि ये प्रोटॉन मेरा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में क्या है, स्पिन भी कर रहा है, ये न्यूक्लियस स्पिनिंग भी शो कर रहा है, और इसकी वजह से यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, इस हाइड्रोजन को ना एक मैग्नेट मान लेता हूं, क्या कर लेता हूं, एक मैग्नेट सपोज कर लिया मैंने, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। और मुझे ये भी पता है, मुझे एक सेकेंड, हाँ मुझे ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो कहां से निकलती है, वो नॉर्थ से साउथ जाती है, वो नॉर्थ से साउथ जाती है ना। ये सब बातें हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी हुई है अपनी लोअर क्लासेस में, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसकी। तो ये कोई मैग्नेट है, उसके दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन को क्या है, एज अ मैग्नेट कंसीडर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और इसकी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ से साउथ तक। और यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, एक और मैग्नेट लेके आ रहा हूं, एक और मैग्नेट लेके आ रहा हूं, यहां पे इसका नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी यूं, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही होगी। तो होगा क्या, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ पोल क्या करते हैं, नॉर्थ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपल करेंगे, ठीक है। तो वो एक दूसरे को रेपल करके इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, इस डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, इसकी वजह से ये नॉर्थ पोल वहां शिफ्ट हो जाएगा और साउथ पोल इधर हो जाएगा। तो ये घूम के कैसा हो जाएगा, ये घूम के ऐसा हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा मेरा साउथ पोल, यहां आ जाएगा मेरा नॉर्थ पोल। दैट मीन्स कि अब ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। तो एनएमआर के अंदर भी ऐसे ही होता है, एनएमआर के अंदर भी ऐसे ही होता है। यहां हाँ,
इसको उल्टा देता हूं मैं। सपोज ये मेरा एक चैम्बर है, ये मेरा एक चैम्बर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रही है डाउनवर्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रही है डाउनवर्ड, ठीक है। ये चैम्बर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है डाउनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इसके अंदर क्या है मेरा? इसके अंदर मेरा ये एक एटम है जिसमें मेरा ये नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है। ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो होगा क्या, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है हमारे मैग्नेट की, और यहाँ पे क्या है, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड शो कर रहा हूं। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो है ये क्या करेगा, ये इसकी डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर लेगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर लेगा। तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ये ऐसा आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, साउथ यहां, ये आ गया नॉर्थ, ठीक है। ये अपने आप को ऐसे अलाउ कर लेगा, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ सेट कर लेगा। और ये जो पोजीशन होगी, ये इसकी मिनिमम एनर्जी की पोजीशन होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की पोजीशन होगी इसकी। तो ये क्या करेगा, अपने आप को इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा। और इस अलाइनमेंट को मैं यहां पे क्या कहता हूं, इस स्पिनिंग को, ये क्या था पहले इस फॉर्म में था, ये पहले इस फॉर्म में था, या यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है, ठीक है। इस फॉर्म से इसने अपने आप को इस फॉर्म में लिया, मतलब ये स्पिन हो गया। स्पिन होने के बाद ये क्या किया इसने, इस स्पिनिंग प्रॉपर्टी को मैं कहता हूं इसकी सिग्मा स्पिन कहता हूं, इसको मैं कहता हूं सिग्मा स्पिन, ठीक है। ये मेरी होती है सिग्मा स्पिन। ऐसे ही मेरी एक और स्पिन होती है एनएमआर के अंदर, जिसमें क्या होता है, मेरी जो मैग्नेट है वो अपने आप को इसके अपोजिट अलाइन कर लेता है, इसके अपोजिट अलाइन कर लेता है। ये मेरा एक और चैम्बर है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और ये मेरा मैग्नेट है। इनिशियली मेरा मैग्नेट इस फॉर्म में था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और जब ये स्पिन करेगा तो ये अपने आप को इस फॉर्म में ले आएगा, यहां नॉर्थ यहां साउथ, ठीक है। तो ये अभी क्या है, अभी ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन किया है इसने अपने आप को, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में अलाइन किया है। तो इस स्पिन को मैं कहता हूं बीटा स्पिन, इस स्पिन को मैं कहता हूं बीटा स्पिन, ठीक है। तो यही सब पढ़ने वाला हूं मैं एनएमआर के अंदर, सिग्मा स्पिन, बीटा स्पिन, ठीक है। और ये जो मेरा चैम्बर बनाया मैंने, यहाँ पे चैम्बर जो बनाया मैंने, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं मैं, इस चैम्बर को मैं कह सकता हूं मेरा एनएमआर चैम्बर। क्या कह सकता हूं मैं इसको? एनएमआर चैम्बर, ठीक है। ये सब स्टडी करने वाले हम लोग, तो थोड़ा प्रिंसिपल स्टडी कर लेते हैं एनएमआर का। इसी को थोड़ा एक इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर्म में शो करता हूं, जिससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो ये मेरा सैंपल है, ठीक है। सैंपल किसमें देते हैं हम लोग? एनएमआर ट्यूब देखी होगी तुमने, ये मेरा है सैंपल, ठीक है। कोई भी अननोन कंपाउंड है, यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं मैं CdCl3, और यहां पे क्या है, यहां पे मेरे दो बड़े बड़े मैग्नेट लगे हुए हैं, यहां पे मेरे दो बड़े बड़े मैग्नेट लगे हुए हैं। ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल, ठीक है। तो ये मेरे दो बड़े बड़े मैग्नेट लगे हुए हैं यहां पे, ठीक है। तो ये मैग्नेट क्या करेंगे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे। ये इसका होल्डर टाइप बना लिया मैंने, ये मेरा सैंपल है, यहां मेरे मैग्नेट है, और यहां पे मैंने अपना सोर्स रखा हुआ है, जिसको मैं कहता हूं रेडियो वेव्स, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, मेरी रेडियो वेव्स जाएंगी, इसमें, फिर यहां से रेडियो वेव्स, ये मेरा इनपुट हो जाएगा इसका, ये मेरा इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी नॉर्मल सिंपल वे बता रहा हूं, थोड़ा सा पिक्चर, अगर रियल में पिक्चर बनाऊंगा तो बहुत डिफरेंट होती है।
ये बस समझाने के लिए कि जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है उसको। यहां मेरा होगा डिटेक्टर, यहां होगा डिटेक्टर, और यहां होगा मेरा सिस्टम जो मेरा स्पेक्ट्रम बनाएगा, जो मेरा स्पेक्ट्रम बनाएगा। ठीक है, यहां मेरा आएगा स्पेक्ट्रा, यहां मेरा आएगा स्पेक्ट्रा। ठीक है, यहां आएगा मेरा स्पेक्ट्रा। तो होता क्या है, ये मेरा सैंपल है। ठीक है, सैंपल के जिसका मेरे को जिसकी मेरे को स्टडी करना है वो मैंने सैंपल ले लिया यहाँ पे, और मैंने इसमें इसमें रख दिया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यहाँ पे दोनों क्या लगे हुए हैं, बड़े बड़े मैग्नेट लगे हुए हैं जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पार्टिकल होगा, यहां से मैं कर रहा हूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, रेडियो वेव पास कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं ईएमआर दे रहा हूं। यहाँ पे ईएमआर देने से क्या होगा, जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो भी मेरे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सबसे पहले, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसमें, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएगा, और हायर स्टेट से जब वो नीचे आएगा, हायर स्टेट से जब वो नीचे आएगा तब वो एनर्जी एमिट करेगा, और वो जो एनर्जी एमिट होगी वो कहाँ आएगी, डिटेक्टर के पास आएगी। वो जो एनर्जी एमिट होगी वो किसके पास आएगी, डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर क्या करेगा, वो उसे इंटरप्रेटेड करेगा और उसका स्पेक्ट्रा बताएगा। यहाँ पे क्या बताएगा, स्पेक्ट्रा बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक फंडा होता है कि मैं कौन कौन से न्यूक्लियस ले सकता हूं, मैं कौन कौन से सिस्टम की स्टडी कर सकता हूं, वो वाली बात आती है कि कौन सा मेरा न्यूक्लियस एक्टिव है या इनएक्टिव है। मैं जो इसमें सैंपल लूंगा उसका न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, सैंपल का, उसके अंदर ऐसे एटम होने चाहिए जिनका न्यूक्लियस क्या हो, एक्टिव हो। मैं यहाँ पे एक्टिव कंपाउंड ही लूंगा, एक्टिव न्यूक्लियस की स्टडी करता हूं। किसकी, एक्टिव न्यूक्लियस की ही स्टडी होती है किसके अंदर, एनएमआर के अंदर। अब पॉइंट आता है कि मैं एक्टिव न्यूक्लियस निकालूं कैसे। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि मैं एक्टिव न्यूक्लियस निकालूं कैसे। तो एक्टिव न्यूक्लियस निकालने का मतलब होता है कि मेरा वो न्यूक्लियस जिसकी मैग्नेटिक स्पिन क्या है, नॉन जीरो है। आई की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, मैग्नेटिक स्पिन नॉन जीरो। ठीक है, वो निकलती है किसपे, वो निकलती है मेरे, जब मेरा मास नंबर और एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या है, मेरे इवन है। मेरे मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों इवन है, तो वो होते हैं मेरे नॉन मैग्नेटिक। दैट मीन्स उनकी स्पिन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। वो मेरे होते हैं एनएमआर इनएक्टिव। अगर मैं बात करूं कार्बन 12 की, तो क्या होता है इसमें, कार्बन 12 और 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर मास नंबर ये दोनों क्या है इसके, इवन है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, मेरा इनएक्टिव हो गया, एनएमआर इनएक्टिव हो गया। इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूं किसमें, एनएमआर में। मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, इवन है। फिर से तो इवन होने की वजह से यहां भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, इनएक्टिव हो गया, ये भी क्या हो गया, इनएक्टिव हो गए। और अगर मैं बात करूं यहां पे कार्बन के आइसोटोप की, ये जो 13C कार्बन, 13C कार्बन क्या है, आइसोटोप है किसका, कार्बन का। नेचुरली बहुत लेस अबंडेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोटोप है। इसमें मास नंबर क्या है, मास नंबर यहां पे ऑड हो गया है। तो वो एटम जिनका मास नंबर क्या हो, ऑड हो, मास नंबर या एटॉमिक नंबर ऑड हो, उसकी मैं स्टडी कर सकता हूं किसमें, एनएमआर में। दैट मीन्स वो क्या बन जाएंगे, एनएमआर एक्टिव बन जाएंगे। तो 13C मैं स्टडी करता हूं किसके अंदर, एनएमआर के अंदर। हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन की स्टडी करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन में क्या होता है, ये होता है 1-1 क्या है मेरा, दोनों मेरे ओड है ना यहाँ पे। तो ओड की वजह से क्या होगा, ये भी मेरा एक्टिव हो गया। ठीक है, एक और छोटा तरीका होता है अगर निकालना है आपको, तो जिसका मास डिवाइड हो जाए 4 से, जिसका मास डिविजिबल हो 4 से, वो मेरे एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। और जिसका मास डिविजिबल नहीं होता है 4 से, वो मेरे एनएमआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, जिसका मास डिविजिबल नहीं है वो एक्टिव है, जिसका मास डिविजिबल है 4 से, वो इनएक्टिव हो गए। 12 की बात करूं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, ये क्या है, इनएक्टिव है। 16 की बात करूं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 16, ये भी क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, 13 की बात करूं, 13 क्या है, 13 डिवाइड नहीं हुआ 4 से, ऑड है। 4 3 12 ही तो होता है, 13 थोड़ी आएगा। पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, दैट मींस डिविजिबल नहीं है। परफेक्ट डिविजिबल की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट की बात नहीं होगी, परफेक्ट डिविजिबल। ठीक है, तो ये भी क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो दैट मींस डिविजिबल नहीं है, ये क्या होगा, एनएमआर एक्टिव हो जाएगा। तो मैं इन
ऐसे कंपाउंड की स्टडी करता हूँ 1s 13c 19f इन सब की मैं स्टडी करता हूँ किसमें एनएमआर के अंदर। तो बस ये बात होगी मेरे एक्टिव न्यूक्लियस की। ठीक है, कौन कौन से मेरे न्यूक्लियस एक्टिव होते हैं, कौन से इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो गाइस एक्टिव न्यूक्लियस में ही मेरे कुछ काइड्रो क्वाड्रुपल और नॉन क्वाड्रुपल वाला कॉन्सेप्ट आता है। नॉन क्वाड्रुपल में क्या होता है, जिनकी स्पिन की वैल्यू हाफ होती है वो मेरे नॉन क्वाड्रुपल होते हैं और वो मेरे शार्प सिग्नल शो करते हैं। ठीक है, और मेरी जिनकी स्पिन की वैल्यू हाफ से ज्यादा होती है वो मेरे क्वाड्रुपोलर होते हैं और वो जो सिग्नल शो करते हैं वो सिग्नल ब्रॉड होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। और बाकी अपफील्ड और डाउनफील्ड के जो प्रिंसिपल है कॉन्सेप्ट है वो स्टडी करने वाले हैं, और कैसे मैं नंबर ऑफ सिग्नल निकाल सकता हूँ, कैसे मैं एनएमआर स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट कर सकता हूँ, वो सब पढ़ने वाले हैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। सो इन दिस ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ एनएमआर एंड लिटिल बिट आई टेल यू द प्रिंसिपल हाउ एनएमआर वर्क। होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।